इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव मतलब जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे एनर्जी की कितनी वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा अमाउंट ले लूँगा उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ, वो बोले एक्सटेंसिव एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अगर मैं बोलूँ इंटरनल एनर्जी पर मोल, अगर मैं 10 मोल की एनर्जी, 1 मोल की एनर्जी लूँगा कम होएगी, 10 मोल की एनर्जी लूँगा ज़्यादा होएगी। बट अगर पर मोल देखूँ तो वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना। एक सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी पर मोल क्या रहेगी, कांस्टेंट। तब उसकी टोटल कितनी है, पर मोल इतनी है। चाहे मैं आपका पर मोल यहाँ से निकाल लूँ, चाहे पर मोल यहाँ से निकाल लूँ, चाहे पर मोल यहाँ से बाजू से निकाल लूँ, क्योंकि पर मोल, पर वेट, पर ग्राम एनर्जी कितनी है फॉर एग्जाम्पल। पर जब लग जाएंगे तो सारे पर कट जाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा आदमी। जब किंतु परंतु होना शुरू हो जाता ना, जब तक देखो, जब तक बंदा किंतु परंतु नहीं करता तब तक बंदा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब बंदा किंतु परंतु करना शुरू कर देता है मतलब आपसे इंडिपेंडेंट हो गया उसकी, तभी वो किंतु परंतु कर रहा है। ठीक है जी, समझ लगी, वो सोच पा रहा है ना। अब देखो जब छोटे होते थे तुम तो अपने मम्मी डैडी पे डिपेंडेंट थे हर चीज़ के लिए। अब मम्मी डैडी को सलाह देते हो, किंतु परंतु करते हो कि तुमको लग रहा है तुम इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि पर हो गए ना, तुम्हारे पर लग गए हैं। ठीक है, समझ लगी। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अगर पर मोल बोले, यूनिट देख लेना इंटरनल एनर्जी के, अगर पर मोल दिया है तो एक्सटेंसिव है, ओ सॉरी इंटेंसिव है। अगर इंटरनल एनर्जी ऐसा वैल्यू देखी, इसकी वैल्यू इतने जाउल्स है, तो मतलब क्या है, वो एक्सटेंसिव है। ठीक है जी, दिस इज अ की पॉइंट। स्टेट प्रॉपर्टी है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है जी, एक तो एक बात सोचो ना, चलो, द चेंज इन इंटरनल डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच द फाइनल स्टेट इज रीच। ये पहले बात करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में देखो, यहां से शुरू हुए, ये घूम के घूम के घूम के यहाँ वापस पहुंच गए। चाहे ऐसे घूम के जाओ चाहे ऐसे घूम के जाओ, जहां से शुरू हुए थे वहीं पे पहुंच गए। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ये तुम्हारी इनिशियल स्टेट थी, यही तुम्हारी क्या होगी, फाइनल स्टेट। तो वो E2 और E1 की वैल्यू सेम होगी, तो डेल्टा E की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा E की वैल्यू जीरो, डेल्टा H की वैल्यू जीरो। जितने भी आप वेरिएबल पढ़ोगे, डेल्टा H डेल्टा S, वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। W की वैल्यू जीरो नहीं होगी, Q की वैल्यू जीरो, बिकॉज दीज आर पाथ फंक्शंस, स्टेट फंक्शन नहीं है। इज इट ओके? नेक्स्ट थिंग, अगला जो की पॉइंट मैंने तुमको पढ़ाना है, ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम वेरीज ओनली विद टेम्परेचर। किसके साथ चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो वहां पे डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। समझ लग गई है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो और आइसोथर्मल में डेल्टा ई जीरो। ठीक है जी, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसके बारे में बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो क्यों होती है, टेम्परेचर के साथ ही वेरी। सो दिस इक्वेशन यू हैव सीन इन वेयर इन स्टेट्स ऑफ मैटर। कहता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती होती है, टेम्परेचर के ऊपर ही ना, करा था ना। टेम्परेचर चेंज करेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विल, गैस विल चेंज, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज। ठीक है जी, ये एन तुम्हारे क्या है इधर, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, अगर 3/2 kT लिखा हुआ तो ये पर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अगर मान लो 3/2 RT लिखा हुआ तो इट इज फॉर पर मोल, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है, के इज R/NA। ठीक है जी, R/NA। अगर पर मॉलिक्यूल इधर ले जाऊं, एक मॉलिक्यूल के लिए के है, Na के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आर आ गया ना, K इंटू Na इज इक्वल टू R। पर मोल होगा तो RT होगा, अगर पर मॉलिक्यूल बात हो रही है तो ये हो रहा है। ठीक है, आपने ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, तो यही लिखा हुआ लाइन देखो, ध्यान से पढ़ो, अंग्रेजी में क्या लाइन लिखी हुई, इसको बड़ा कर दे थोड़ा सा, लेट मी मेक इट लार्ज। क्या लिखा हुआ है, रिलेशन, यही रिलेशन है, ये मोनोटॉमिक गैस के लिए। एक्चुअली इस रिलेशन को हम बेटर किससे लिख सकते हैं, FNRT, F/2 NRT, ऐसे लिख सकते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है।
करिए, यस आज करके आए हो? नहीं बस सर ने थोड़ा सा ही बताया ये बताया होगा वहाँ पे F/2 nRT या F/2 KT लिखा होगा एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए बात हो रही है तो F/2 KT फॉर्मूला है, क्योंकि यूनिट देख लेना है आपने। अगर पर मोल बात हो रही है तो F/2 nRT फॉर्मूला होगा इंटरनल एनर्जी का। ठीक है जी। ये F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी बताता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज होती है आगे जाके। ठीक है जी, क्लियर है जी। ये 3/2 लिखा हो ना, ये CV की वैल्यू है एक्चुअली। किसकी वैल्यू है? CV। CV क्या होता है? 3/2 R होता है ना, है ना। ये मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2 R, मोनोटॉमिक गैस के लिए तो ये 3/2 R लिखा तो हुआ है। ये N इज नंबर ऑफ मोल, जगह थी इसको हटा दो 1 लिख दो, 3/2 RT नहीं हो गया? समझ लग गई है? क्लियर हो गया? ये CV है, CV को 3/2, ये मोनोटॉमिक गैस लिखा हुआ है ना फॉर्मूले में, क्या लिखा हुआ है? अगर डायटोमिक गैस होता है फॉर्मूला क्या होता? 5/2 RT। अगर ट्राइटोमिक ये होता 7/2 RT। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये क्या चक्कर है अब ये एक्चुअल फॉर्मूला ये है F/2, याद रखी कुछ थर्मोडायनेमिक्स तेन काम आएगी फिजिक्स। ठीक है जी, F/2 nRT एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ये नहीं है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो तुम कि ये क्या देखा है, ये 3/2 की वैल्यू, 3 को 2 से डिवाइड कर आंसर 1.5 ही आएगा कि नहीं आएगा? पाकिस्तान से भी यही आएगा। ये क्या गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये तो नहीं चेंज होगा। अगर एक गिवन क्वांटिटी होता है इनकी वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट। ये सारा फैक्टर क्या है? कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर से डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर। कौन सा? टी क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में? केल्विन में। दिस इज द की पॉइंट। ठीक है जी, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? केवल क्लियर हो गई है। तो इसीलिए सॉरी, दिस इज द रीजन वाई, ये फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, ये फिजिक्स की मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इससे ऊपर बुक ही नहीं है फिजिक्स की। दिस इज रेसनिक हॉलिडे। ठीक है जी, अंग्रेजी ऑथर है। ठीक है, समझ लगी? इसकी लैंग्वेज देखना पड़ के मैडम, फिजिक्स समझ में आएगी सारी। ठीक है, ये हुआ। तो अब आप देख सकते हो ये लिखा हुआ इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर वेरिएबल। यानी कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? चेंज होएगी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा ई सीधा ही क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। साइक्लिक प्रोसेस है तब भी डेल्टा ई क्या होएगा? 0 होएगा। दिस इज द थिंग। ठीक है जी, क्लियर। यहां पर उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया इंटरनल एनर्जी के बारे में। क्या? इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यानी कि टेम्परेचर के साथ ही चेंज करती है, अदरवाइज इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करती। ठीक है जी, अब ये बताओ, देखो ये P वर्सेस V ग्राफ है, ये घंटा, इसकी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो। ये प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो डेल्टा ई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी सीधा ही। तुम कैलकुलेट मत करने पे ना फॉर्मूले ला के। समझ लग गई है? अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का सबसे पहला लॉ होता है जीरोथ लॉ। ये टेम्परेचर के इसकी इस जो भी है टेम्परेचर इसकी वजह से ये काउंट करता है, हीट क्यों फ्लो करती है। ठीक है जी, जीरोथ लॉ क्या बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता, टेम्परेचर के बारे में बोलता है। एक केल्विन स्केल इसी से आया है। ठीक है जी, लेट्स गो। टेम्परेचर, अब मान लो ये 3 बॉडीज हैं ए बी एंड सी। मान लो ए और बी का टेम्परेचर क्या है? आपस में सेम है। और बी का टेम्परेचर किसका? बी और सी का टेम्परेचर आपस में सेम है। तो ए का टेम्परेचर सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, गुरसेवक, अगर ए ते बी का टेम्परेचर आपस में सेम है, बी ते सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए ते सी का सेम होएगा कि नहीं होएगा? यही थर्ड जीरोथ लॉ है। अगर एक बॉडी, दो बॉडियां किसी तीसरी बॉडी नाल की हैगियां ने, इक्विलिब्रियम च हैगियां, तो तीजी बॉडी की पहली बॉडी नाल की होगी? हीट कोई फ्लो नहीं करेगी। ठीक है जी, क्लियर है जी। ये है जीरोथ लॉ, और कुछ नहीं है इसके बारे में, और कोई जाने की अपने को ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है जी, टेम्परेचर का जो इफेक्ट आया था वहीं से आया था। ठीक है, मतलब अब ये बॉडी के आपस में क्या है? ये तीनों बॉडी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है?
ठीक है, दिस इज थर्मल, द बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है जी, क्लियर? इतना ही जीरोथ लॉ के बारे में है और कुछ नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एनर्जी का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो इसकी बेसिक इक्वेशन कहाँ से आती है? अगर मान लो कहता जी अगर तुम्हारी ई एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी, उसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसके अंदर हीट ऐड कर दो या तो उसके ऊपर काम कर दो। ठीक है, अगर कोई सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल सी दिस थिंग, दिस डायग्राम, सी दिस डायग्राम। अब ये उसने पिस्टन रखा हुआ है, इसके ऊपर मिट्टी रखी हुई है, सैंड देखा है ना, बॉल बने हुए नजर आ रहे हैं, बने हैं क्या सैंड बॉल्स? ठीक है जी, और ये इंसुलेटेड वॉल है, यहाँ से नीचे रिजर्वायर लगा हुआ है, ये टेम्परेचर है। ठीक है जी, अब इसकी एनर्जी, ये गैस है अंदर, गैस की एनर्जी इंक्रीज करनी हो, कैसे इंक्रीज करेंगे? नीचे से हीट दे दो, क्यू हीट दे दो। ठीक है जी, और ऊपर से काम कर दो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करोगे मॉलिक्यूल टाइटली पैक हो जाएंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गुस्सा जो है कोलिजन्स बढ़ गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज द रीजन। अब कहता थी किसी भी सिस्टम की एनर्जी चेंज करनी है, तरीके क्या है जी? अगर आपका E1 थी एनर्जी, तो आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? क्यू एनर्जी ऐड कर दी और वर्क काम कर दिया, तो न्यू एनर्जी क्या आ जाएगी? न्यू एनर्जी क्या आ जाएगी? E2 हो जाएगी। पहले को इंटरनल एनर्जी E1 थी, एनर्जी को चेंज कैसे किया? क्यू हीट दे दी है और W उसके ऊपर काम कर दिया है, तो E2 क्या हो जाएगा? E1 प्लस क्यू प्लस W। तो E2 माइनस E1 क्या हो गया? इक्वल टू क्यू प्लस W। इज इट ओके? क्लियर है जी? Yes, sir. E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू प्लस W। बात याद रखना। ठीक है जी, समझ लगी? तो ये जो है, ये क्या बन गया है? इसकी जगह लिख सकते E2 माइनस E1 क्या होगा? E2 माइनस E1 इज नथिंग बट डेल्टा E। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस W। ठीक है जी, Yes, sir. क्लियर है? अब बताओ, इस यही तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। देख लो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये बीच में जो ग्रंथ लिखे हैं उसको अपने को पढ़ने की जरूरत, नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ की थर्मोडायनेमिक्स की, वो अपने को पढ़ने की जरूरत है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या डेफिनेशन दी गई हैं उसकी। ठीक है जी, देखो फर्स्ट डेफिनेशन क्या दी गई है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है जी, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स क्या है जी? कांस्टेंट। ये उसकी सेकंड डेफिनेशन है। फर्स्ट लॉ, अब कल को तुमको पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यूनिवर्स की टोटल, अब देखो मान लो ये सेकंड डेफिनेशन का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? आप देखो ध्यान से, ये है तुम्हारा सिलेंडर, पिस्टन, इसकी गैस घुस पड़ी, ये बाहर सारी गैस सराउंडिंग है। ठीक है, इस सराउंडिंग ने इसमें इसको हीट दी, इसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी। जितने से इसकी एनर्जी, सराउंडिंग की एनर्जी डिक्रीज करेगी, उतने से इसकी एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यानी कि टोटल यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, जितने से इसकी डिक्रीज करी उतने से इसकी इंक्रीज कर गई, ओवरऑल सम फिर से क्या रहेगा? ठीक है जी, इसकी मान लो एनर्जी 10 थी, इसकी पहले 15 थी, 5 इसमें और दे दी, इसकी होगी 20, इसकी रहेगी 5, 15 10 कितने हैं? 25, 20 और 5 कितने हैं? 25। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है जी, ओके। देखो अब क्योंकि एनर्जी क्या वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, कहता अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होगी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगी? कंज्यूम होगी, तो दूसरी किसी और फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। Whenever quantity of one kind of energy disappears, an equivalent amount of energy in some other form must appear. ठीक है जी, पर ऐसा एक्चुअली होता, थोड़ी सी वेस्ट हो जाती है। ठीक है जी,
इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन विच कैन प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है जी, आप एक ऐसी मशीन नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते कोई भी कि जो एनर्जी के बिना ही काम कर ले। ठीक है, जैसे आप मोबाइल बना रहे हो, आप सोचो बिना चार्ज करे उसको चलाई जाऊं, नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नथिंग लाइक रिवर्सिबल प्रोसेस, जो थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, जो कि इनफाइनाइटेसिमली क्या हो रहे हैं, स्लोली हो रहे होते हैं। क्यों? वो एग्जिस्ट नहीं करते। वो कल भी पढ़ा था, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर इमेजिनरी। अब आप देखो क्या है, आपने मोबाइल चार्ज या कुछ भी आपने चार्ज चूज कर लिया, अब बाद में सोचो कि भाई साहब मैं मोबाइल में से तार लगाऊं वापस, मतलब ट्रांसफार्मर में बिजली भेजूं, ऐसा हो नहीं ना सकता, है ना, नहीं कर सकते हम। एक बार जो एनर्जी यूज कर ली है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था, जहां से शुरू हुए, पर ऐसा नहीं होगा ना पॉसिबल। इज इट ओके? अब ये जो टाइम निकल गया, अब आप सोचो फिर से आ जाए +1 में दोबारा से शुरू कर लूं, नहीं ऐसी मशीन है ही नहीं। ठीक है जी, जो मैंने टाइम वेस्ट करना था आप कर चुका हूं। ठीक है ना, टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है जी, ये सब उसकी बेसिक डेफिनेशंस है। ठीक है जी, क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनमें से कोई भी स्टेटमेंट दी हो सकती है, और आपको पता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब? ओके, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी, पहली चीज़ बता दी है। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये केमिस्ट्री में है, ये किस में है, फिजिक्स में ये होता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू और डब्ल्यू। ये नहीं, इसको रीअरेंज कर दो, क्यों, यही पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ वहां पे, फर्स्ट लॉ वहां पे ऐसा पढ़ोगे, इधर ऐसा पढ़ोगे, समझ लग गई है? क्लियर है? अब ये देखो, अब नहीं कर सकते, क्यों करना है, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ लग गई? अब ये देखो, मतलब आपको E2 की वैल्यू बढ़ानी है E1 से, कैसे बढ़ाओगे, हीट अंदर डाल के या बाहर निकाल के? ठीक है ना, हीट अंदर डालेंगे कि बाहर डालेंगे, अंदर डालेंगे ना। तो अगर अंदर सिस्टम के अंदर हीट जा रही है तो उसका पॉजिटिव साइन है, सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसको क्या देना है, ये साइन याद रखने हैं। कब प्लस में लिखनी है हीट, कब वहां पे लिखा होगा हीट इज एडेड, हीट इज सब्ट्रैक्टेड, हीट इज मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, प्रोसेस एंडोथर्मिक में क्या होगा, पॉजिटिव साइन देना है, हीट अंदर जा रही है। एक्सोथर्मिक होगा तो हीट बाहर जा रही है। अब W क्या है, वर्क है, ये वर्क कौन सा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, कौन सा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, P डेल्टा, उसको माइनस साइन देना है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन का साइन क्या है जी, W क्या है, W मैकेनिकल वर्क है, क्या है, मैकेनिकल वर्क है, उसका फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। ये माइनस साइन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सपेंशन। कैसे, कैसे इसकी, ये माइनस साइन भाई फॉर्मूले में ही है, हेलो, ये माइनस साइन क्या है, फॉर्मूले के अंदर ही है, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर। ठीक है जी, मैं बताता हूं, देखो, अब देखो, एक्सपैंड करेगा, डेल्टा V इज नथिंग V2 माइनस V1, एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम V2 ज्यादा आएगा, V1 से कम होएगा। हाँ जी, गुस्से में ज्यादा आएगा कि घट होएगा, एक्सपैंड करा तो ज्यादा होएगा। अगर ये वैल्यू क्या होएगी, अगर ये ज्यादा होगा तो ये सारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके आगे अगर नेगेटिव साइन होगा, जनरल फॉर्मूला में नेगेटिव साइन होगा। अब जब एक्सपैंड करा सिस्टम, उसने काम करा कि नहीं करा, सिस्टम ने काम करा, उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, होएगी ना। इसीलिए जो आपका वर्क का जनरल फॉर्मूला केमिस्ट्री में, उसके आगे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव, ताकि अल्टीमेटली आंसर अगर एक्सपेंशन वर्क आएगा, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का साइन क्या होगा केमिस्ट्री में, नेगेटिव। हम देखते हैं
सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग्स पे, फिजिक्स में क्या होगा, सराउंडिंग काम कर रही है सिस्टम पे, इसलिए साइन कन्वेंशन क्या हो जाती है, उल्टी। ठीक है जी, समझ लग गई। उसमें हम सराउंडिंग की तरफ से देख रहे होते हैं, हम कहाँ इधर से कहाँ देख रहे होते हैं, सिस्टम ने काम करा। जब सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। पी डेल्टा वी फॉर्मूला हुआ, अगर पी डेल्टा वी सिर्फ पी डेल्टा वी फॉर्मूला हुआ तो आंसर क्या है, V2 माइनस V1, V2 विल बी लार्जर देन V1, तो आंसर पॉजिटिव है, यानी कि किसी चीज ने काम करा और उसकी एनर्जी बढ़ गई, ऐसा थोड़ा हो सकता है। इसलिए जनरल फॉर्मूला में क्या साइन आएगा, नेगेटिव। क्लियर आ गया। केमिस्ट्री में जनरल फॉर्मूले में वर्क के क्या होता है, नेगेटिव। अब आप एक मेरे को बात बताओ, वर्क ऑफ एक्सपेंशन का क्या साइन होएगा, नेगेटिव। वर्क ऑफ कंप्रेशन का क्या साइन होएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, देखो कैसे, वर्क का फॉर्मूला क्या है, माइनस, यही है, समझ लगी है कि नहीं। अब देखो V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी कम होगी, निशिता, V2 की वैल्यू जब कंप्रेस हुआ V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है कम है, कम है। तो ये देखो अगर ये कम है तो ये आंसर, यानी कि V2 V1 से छोटा है, जो मतलब आपने क्या किया, 5 को 10 में से माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, -5। -5 इंटू बार माइनस साइन है तो क्या पॉजिटिव नहीं है। वर्क ऑफ कंप्रेशन का साइन क्या है, पॉजिटिव। इसीलिए जनरल फॉर्मूले में हम क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं। समझ लगी, वर्क के जनरल फॉर्मूले में क्या साइन लेके चल रहे हैं, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अगर एक्सपेंशन होगी तो V2 V1 से बड़ा होगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करा है, आंसर नेगेटिव, वर्क नेगेटिव में आएगा, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी अपने आप। ठीक है जी, E1 में से अपने आप माइनस हो जाएगा, ये E2 की वैल्यू लो हो जाएगी। अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन हुआ तो ये जो आंसर आएगा यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो E2 की वैल्यू E1 से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए वर्क के फॉर्मूले में माइनस साइन है। समझ लगी हो क्या, नहीं लगी, नहीं लगी तो बस सुने या नहीं सुने आप, मैंने बोला है ये वर्क है। अब देखो E2 को, एनर्जी को चेंज करने का दो तरीका, या तो आप हीट दे दो या तो आप वर्क दे दो। ठीक है जी, E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W, इज इट ओके। ठीक है, अब कब E2 की वैल्यू बढ़ सकती है, जब ये दोनों चीजें इसमें क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो। ठीक है, E1 च Q ऐड हो जाए, E1 च W ऐड हो जाए, ताही E2 की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी, अगर E1 च Q माइनस हो जाए तो E2 की वैल्यू क्या रहेगी, घटेगी। E1 च W माइनस हो जाए तो E2 की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, एनर्जी घटेगी। ठीक है जी, अब देखो हीट अंदर जाए, पॉजिटिव साइन कब होएगा, जब अंदर जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होए, एक्सोथर्मिक होए तो बाहर आएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है जी, सिस्टम चो। ठीक है, अब आ गया W, वर्क। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला क्या है जी, कहता है हमारा केमिस्ट्री में जनरल फॉर्मूले में हम क्या लेके चलते हैं, P डेल्टा V। ठीक है जी, एक्चुअली तो माइनस, इसका मतलब हुआ V2 माइनस V1। अगर गैस एक्सपैंड करेगी तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। गैस सिस्टम ने काम करा, गैस एक्सपैंड कब करेगी, गैस तो पिस्टन के अंदर थी ना, सिलेंडर के अंदर, सराउंडिंग तो बाहर है, गैस ने काम करा, गैस एक्सपैंड करी, तो V2 विल बी ग्रेटर देन, गैस का फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। तो जब ये अंदर वाला मान लो 10 में से 5 चले गए तो अंदर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव इनटू ये क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव साइन इधर क्यों लगाया है, क्योंकि अगर सिस्टम ने काम करा होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज करेगी, तो इसके आगे अल्टीमेटली माइनस साइन आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला तो आगे क्या है, अगर वो मान लो कंप्रेस करेंगे तो V2 की वैल्यू V1 से क्या होगी, छोटी होगी, तो अल्टीमेटली यहां से भी आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल एनर्जी क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है, और कोई बात है ही नहीं। ये सब बाकी चीज़ें क्या है जी, ये अंग्रेजी लिखी है, अपने को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बात बोली है डेल्टा इक्वल टू Q प्लस W को, ठीक है जी, द नेट एनर्जी चेंज ऑफ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हीट अब्सॉर्ब करेगा और काम हुआ होगा, वर्क डन, ये देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, सिस्टम के ऊपर काम हुआ, एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ, वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन इज ऑन द सिस्टम, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज बाय द सिस्टम। ये टर्म देख लेनी है,
It is impossible to construct a mobile or perpetual machine that can work without consumption of any fuel energy. ये तो हमने वही फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है. क्लियर है भाई साहब? अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे. देखो इसमें से डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू याद रखना अपन, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. कहता जी 500 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी आर एडेड टू द सिस्टम. क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम के अंदर जा रहा है. एंड सिस्टम डज 350 कैलोरी ऑफ वर्क. सिस्टम ने काम करा है तो उसके आगे नेगेटिव साइन आएगा पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि उसने काम करा है. व्हाट इज द एनर्जी चेंज? डेल्टा ई निकालो. डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला है. क्यू की वैल्यू कितनी है? 500, और डब्ल्यू क्या जी? माइनस 350. यानी कि ओवरऑल क्या है? 150 से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि डिक्रीज हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया ना. ओवरऑल आंसर क्या है? आपने कुछ, आपको मैंने 50 रुपए दे, 25 रुपए मांग ले, आपका तो बैंक बैलेंस 25 रुपए से बढ़ गया ना. यही है इंटरनल एनर्जी. ठीक है, हीट दिया, वर्क दिया, हीट दे के वर्क निकाल लिया उसने इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं करा. ये सबसे घटिया ऐसा क्वेश्चन पेपर में नीट में मिल जाए, जेई में तो इसके दर्शन भी नहीं होने, दूर दूर तक नहीं होना. इफ 100 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड टू द सेम, ये बोर्ड में भी आ सकता है घटिया क्वेश्चन क्लास में. इफ 100 कैलोरी ऑफ हीट आर एडेड टू द सेम सिस्टम, हीट कितनी ऐड करी है? ऐड करी है तो पॉजिटिव साइन होगा क्या नेगेटिव? पॉजिटिव, यही ध्यान रखना है. एंड 50 कैलोरीज वर्क डन ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव के नेगेटिव? ऑन द सिस्टम, यानी कि ओवरऑल फिर से 150 ही है. डेल्टा ही चेंज इन एनर्जी, बस. ठीक है, बस बात खत्म हो गई. ये नीचे अपने को बकवास या पढ़ने की जरूरत है. ठीक है जी, कभी कभी कोई बातें, इतनी अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी चाहिए बंदे को. क्वेश्चन करो गांव हो. ठीक है जी. सम यूजफुल कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम. अब देखो एक बात करो, डेल्टा ई कब जीरो होता है? हाँ जी निशिता, मैंने डेल्टा ई जीरो. हाँ ये बहुत बड़ी बात, इतनी कर ले, इतना बहुत है, इतना रख दिमाग में. तो डेल्टा ई क्या जीरो है? तो क्यू अपने आप क्या हो जाए? क्यू इज इक्वल टू, यानी क्या रिलेशन? आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, बोले क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है. डेल्टा ई क्या जी? जीरो. निकालो क्यू, निकालो डब्ल्यू निकालो. मतलब आपने क्या निकाल लिया? डब्ल्यू निकाल लिया, अपने आप क्या आ जाएगा? उसका उल्टा साइन लगा क्या लिख दो? क्यू लिख दो. समझ लगी है? और लगी कि नहीं भाइयों समझ? हाँ जी शुगर है. अब देखो, अब कहता है जी अगला पॉइंट क्या है जी? ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया. अंग्रेजी नहीं में याद रखनी होगी, ये पूछनी नहीं किसी ने. दिस जस्ट बुलशिट. ठीक है जी. अब क्या है? इफ नो वर्क इज डन, अब अगर वर्क नहीं डन किया, वर्क की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए. ये कौन सा होता है प्रोसेस जहां पे वर्क जीरो है? वर्क का फॉर्मूला क्या है? पी डेल्टा. जब डेल्टा भी जीरो होगा तभी आंसर जीरो आएगा ना. एक्सटर्नल, या तो प्रेशर जीरो हो जाए, या ये प्रेशर कौन सा? इंटरनल प्रेशर का एक्सटर्नल प्रेशर? मर जो जाग के उसके अगेंस्ट काम कर रहा था ना. ये बाहर वाला प्रेशर है. मेरे को ऐसे मत दिखा, मेरे को आता है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. ठीक है जी, बाहर वाला प्रेशर. ओके, वर्क का फॉर्मूला क्या है? एक और बात बताता हूं, बड़ी छोटी सी है बड़ी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये पी डेल्टा वी आया कैसे, उसकी डेरिवेशन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि पी डेल्टा वी फॉर्मूला लिख लो. ये फॉर्मूला वैलिड कहां पे? कांस्टेंट प्रेशर पे. कानून तो वीसी से पूछा थे ये फॉर्मूला कितने वैलिड है. इट इज नॉट दिस. एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है पी डेल्टा वी. इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना, वो डिपेंड करता है प्रेशर कांस्टेंट है कि. अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के थ्रू, पी डेल्टा वी रह गया ना. तो दिस फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ये है. समझ लगी? क्लियर है जी? समझ लग गई है? अभी कराता हूँ उसकी डेरिवेशन भी, टेंशन मत लो. ठीक है जी.
अब मैं क्या बोल रहा हूं, कहता जी अगला उसने बोला, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट पे जा रहा हूं। सेकंड पॉइंट कहता डब्ल्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो कब होगा? बेवकूफो, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला ये है पी डेल्टा वी। या तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या डेल्टा वी क्या हो जाए, जीरो, तभी प्रोडक्ट जीरो आएगा। वर्क अगेंस्ट फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन मतलब बाहर वैक्यूम, वैक्यूम है, बाहर प्रेशर ही नहीं है। फ्री एक्सपेंशन एकदम से ऐसे खुल गया, एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं था, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा तब वैक्यूम के अंदर, ठीक है जी, तब क्या हो जाएगा, जीरो। और दूसरा क्या है, डेल्टा वी जीरो हो जाए। डेल्टा वी कब जीरो होता है जी? वो कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा प्रोसेस होता है? आइसो कोरिक प्रोसेस, ठीक है जी, तब भी डेल्टा। आप आपको बोले एक गैस एक्सपैंड, मतलब ऐसा डायग्राम बनाओ, देखोगे आपको, देखोगे वॉल्यूम चेंज क्या है जी, जीरो हो रहा है, मतलब पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, वर्क डन क्या है, जीरो। समझ लगी? आगे बोल रहे क्यू निकाल दो, ई निकाल दो, तब क्या, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा ना। डब्ल्यू जीरो हो गया, डेल्टा इक्वल टू क्यू नहीं हो गया, है कि नहीं? चलो आगे बात, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है जी। आगे अब एडियाबैटिक, अब कहता है क्यू जीरो हो जाए। क्यू कब जीरो होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो डेल्टा इज इक्वल टू, जो डब्ल्यू निकालोगे वही किसके बराबर होगा, डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस अलग अलग है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। अलग अलग प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला क्या है, अलग। आइसोकोरिक का तो वर्क क्या है, जीरो, फॉर्मूला ही नहीं है। आइसोबारिक का पी डेल्टा, ये जो पी डेल्टा भी आप लिखते हो ना, ये किसका वर्क है, पी क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोबारिक कंडीशंस, ठीक है जी। तो समझ लगी है, हैं? अच्छा, कितना टेम्परेचर हो गया, ओ टाइम हो गया, 32 मिनट ही हो गए, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है जी। कहता जी अगर इन वही है, इन अ गैस, अगला पॉइंट, इन केस ऑफ इफ द गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पी डेल्टा बी, ठीक है। डब्ल्यू माइनस क्यों साइन आया बता सकती हो? एक्सपेंशन, वर्क ऑफ केमिस्ट्री में वो क्या है, नेगेटिव, वहां वो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, वहां पॉजिटिव था, बस ये याद रखना, ओके। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये देखो, वहां पे सराउंडिंग के हिसाब से होता है काम, ये हो गया व्हेन डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है जी। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इट इज वेरी इजी। प्लस वन तो बहुत सौखा है, थोड़ा सा बातें हैं जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में डिफिकल्ट है, अदरवाइज चैप्टर क्या है, बड़ा सौखा है। क्यू प्लस डब्ल्यू, अब कहता है जी डेल्टा ई क्यू, अगर माइनस पी डेल्टा भी लिख दूं, जनरल फॉर्म डब्ल्यू के जनरल फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस साइन होता है ना। तो अब अगर ये डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है जी। डेल्टा बी की वैल्यू कब जीरो होगी, व्हेन विल डेल्टा वी बी जीरो, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यानी कि डेफिनेशन बन गई ना, क्या बन गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, ये हीट एब्जॉर्ब होगी कि लॉस्ट होगी, ये हीट एब्जॉर्ब होगी कि लॉस्ट होगी, एब्जॉर्ब होएगी, लॉस्ट, हाँ भाई निशिता, ये हीट एब्जॉर्ब होगी कि लॉस्ट होगी, उसने कह दिया एब्जॉर्ब होएगी, तो फिर मैं भी बना लिया ना, हैं उसकी शादी हुई है तुम्हारी, हैं नहीं मतलब वो बोल रही सही होगा। अब
हाँ रितिका तू दस, एब्जॉर्ब भी होएगा सर। उसने बोला है तो मिट्टी पाई है। हाँ तू दस ओए। डेल्टा इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है? अब डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था ना फॉर्मूला, आप उसमें पॉजिटिव साइन भी डाल रहे थे, उसमें नेगेटिव साइन भी डाल रहे थे, यानी कि हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट लॉस भी हो सकती है। यही किया जब क्वेश्चन सॉल्व करा था बेवकूफ हो, डब्ल्यू का एक बार जो फॉर्मूला किया था उसके अंदर काम करा, उसके अंदर ये करा, उसने काम किया, हीट का डी ओ का ये कहा था ना सवाल में, तो जो लिखा वो तो सवाल के अकॉर्डिंग होगा ना कि हीट एब्जॉर्ब होगी के सो इसका मतलब क्या है, ये एक डेफिनेशन बन गई है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बन गई? डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये चेंज है, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज किसके अंदर? इंटरनल एनर्जी के अंदर, इज इक्वल टू व्हाट? हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट एट कांस्टेंट कब? वॉल्यूम, क्योंकि तभी ये पार्ट जीरो हो जाएगा। ये डेफिनेशन यहीं से आई है, ये कहीं से नहीं आई। अगर आपको फर्स्ट लॉ पता है तो आप ये रिलेशन अपने आप निकाल, तभी ये क्यू के पैर में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? V। समझ लगी? और पता है डेल्टा E इक्वल टू क्यू वी क्यों होता है? क्यों होता है? जो क्या कहते हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो तो फिर जीरो हो जाता है, तो वॉल्यूम जीरो हो जाता है और फिर तो बचता क्या? डेल्टा इक्वल टू क्यू। तो उसमें पैर में V लिखते हैं, सिग्निफाई कर रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है इस प्रोसेस के दौरान। समझ लग गई है? आगे अगला क्वेश्चन, अ गैस कंटेन इज स्टटर विद अ frictionless piston expands against a constant pressure of P, कितना? एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? From a volume of this to this. In doing so, it absorbs this much of thermal energy from the surrounding. Determine the Q absorb करी है कि नहीं करी है? करी कि नहीं करी? Q की वैल्यू क्या है? 800 हाँ जी, Q है 800। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि अब्सॉर्ब करी है। आगे एक्सटर्नल अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रोसेस क्या है? आइसोबारिक के क्या? आइसोबारिक। पी डेल्टा वी फॉर्मूला लग जाएगा सीधा ही, लग जाएगा नहीं? तो पी की वैल्यू क्या है? 1, और ये क्या है? 14 इंटू 14 माइनस 4 10, यानी कि 10 लीटर एटमोस्फियर हो गया। ठीक है जी, क्लियर है जी, समझ लग गई है? अब ये लीटर एटमोस्फियर लीटर एटमोस्फियर कितने कितने जाउल के बराबर होता है? क्योंकि ये किस में दिया हुआ था? जाउल्स में। बिफोर यू अप्लाई डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡੰਗਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? डब्ल्यू ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਚੈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ आंसर तो मेरा ए, तो मैडम कहती नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है होता, क्योंकि हमने क्या ध्यान नहीं दिए? यूनिट। वर्क तुम्हारा आ रहा है लीटर एटमोस्फियर में, हीट तुम्हारी जाउल में दी गई है, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट लीटर एटमोस्फियर इनटू जाउल। तो ये रिलेशन लगा हुआ है। ठीक है जी। ये देखो 1 कैलोरी कहता है इतने जाउल होता है। ठीक है जी। ये 1.987 कैलोरी किसका होता है? 0.082 लीटर एटमोस्फियर। ठीक है जी, क्लियर है? ये रिलेशन वहीं से आया, आर की वैल्यू। ये आर की वैल्यू नहीं है कैलोरी में, ये आर की वैल्यू नहीं है लीटर एटमोस्फियर में। गैस कांस्टेंट की वैल्यू है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। तो W क्या हो गया? 10। अब ये किसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया? पहले ये 10 आया था तुम्हारा, ये कैलोरी में कन्वर्ट करा। कैलोरी को किस में कन्वर्ट करा? या तो इसको जाउल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, या इस कैलोरी को किस में कन्वर्ट कर लो। और एक कैलोरी इतने जाउल के बराबर नहीं होती, तो ये इतनी कैलोरी कितने जाउल के बराबर मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा? आएगा। हाँ, शुक्र है। अब ये रकम जो होगी, अब तुम इसको और इसको ऐड कर सकते हो। क्यों? ये बताओ, ये नेगेटिव साइन कहां से आया? क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहा है। हाँ, जनरल फॉर्मूले में माइनस साइन है, और माइनस साइन बचेगा कि नहीं बचेगा डिपेंड करता है एक्सपैंड कर रहा है कि कैसे पता चला एक्सपैंड कर रहा है? कहाँ लिखा है? अगर एक्सपैंड ना भी लिखा हो, अब प्रोसेस हुआ और गैस का वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर
और गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया फ्रॉम 4 लीटर टू 14 लीटर। तो वॉल्यूम तो बढ़ वही expand बढ़ा। हुआ। है ना, पता लगता है ना, अंग्रेजी आती नहीं इतनी। यही बात बकवास कर रहा हूँ मैं, समझ में आई तो बात है, नहीं तो बकवास है। ठीक है ना, हो सकता है उसने एक्सपेंशन वर्ड खा लिया हो, इतना दिमाग तो चलता है ना कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपैंड ही होएगा। ग्राफिकल भी दिखा होगा कि पहले वॉल्यूम इतना था, बाद में इतना था, हो सकता पिक्चर बनी हो सामने, तो वो तो भी अपना ही सोच रहा है भाई एक्सपैंड होता है, लेकिन मैं नेगेटिव साइन ला के आऊंगा। समझ लग गई है? यस सर। और ये जो उसने इतनी रामलीला पाई है, कादी किलो पाई है, क्योंकि ये लीटर एटमॉस्फेयर में आया है, वो जूल में था। या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, या तो इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ऐड करने से पहले ऐसा करना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू है, क्योंकि आंसर जूल में दिया है, कैलोरी में दिया है, कि लीटर एटमॉस्फेयर में दिया है। अपने यह ना करना कि थल्ले आंसर लीटर एटमॉस्फेयर देता है तो ही ਇਹਨੂੰ कन्वर्ट करके तेन ऐड कर ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆंसर है जूल 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ऑप्शन होएगी, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो भी ऑप्शन होएगी, और तुम्हारा एक उल्टा आंसर भी होएगा। उल्टा आंसर सही हो, तुम्हारा क्या होएगा? गलत। न्यूमेरिकल इसीलिए गलत होते ज़्यादा, क्योंकि हम लोग क्या ध्यान नहीं देते, यूनिट्स, क्योंकि हम होते हैं खोते। इज इट ओके भाजी? चलो अगला टॉपिक आ गया एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी हो गया। अगला टॉपिक क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं, और एक बात याद करना भाई, इंटरनल एनर्जी को यू से भी डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी इज आल्सो डिनोटेड बाय, या तो ई लिख दो या यू लिख दो, बात क्या है उसमें, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है जी, पता नहीं मैंने खाया भी कुछ नहीं, डिकार पे यार, डकार को इंग्लिश में। ठीक है चले आगे फिर। एंथैल्पी का साइन, एंथैल्पी क्या होता है? एच होता है। ठीक है जी, तो अब जैसे आपका रिलेशन था डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है जी। अब क्यू को इसको रीअरेंज कर दो, ये रिलेशन ही बन गया। ये है कि नहीं, क्यू इक्वल टू ई प्लस पी वी, पी डेल्टा वी ना लिखो, पी वी लिख दो भाई सीधा ही। ये है। अब अगर इसके अगर वो लगाना है, क्या बोलते हैं, क्या लगाना है, चेंज लेना है इसकी वैल्यू, डेल्टा ई डेल्टा क्यू डेल्टा ई पी डेल्टा वी। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। ये वर्ड देख लो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अभी पी डेल्टा वी है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता, ऐसे करके डेल्टा लगा होता, पी वी ऐसे लिखा होता। इसका मतलब क्या, ये भी चेंज हो सकता है, ये भी एक्चुअली ये है। ठीक है जी, एक्चुअली इक्वेशन क्या है, स्टार्टिंग में ये होती है, बट प्रेशर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है जी, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एच। क्या जी? डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये तुम्हारा एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। ये एक स्टेट में H1 E1 P1 V1। ठीक है जी, दूसरी स्टेट में H2 E2 P2 V2। अब H2 माइनस H1 निकाल दोगे, H2 माइनस H1 निकाल दोगे, वो क्या होगा, डेल्टा, वो उस दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, सो H2 माइनस H1 विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है जी, माइनस P1 V1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। इज इट ओके? ये किसके, ये चीज किसके बराबर है, ये चीज किसके बराबर है? अगर P2 और P1 की वैल्यू क्या हो, सेम हो, P2 इज इक्वल टू P1, तो P कॉमन नहीं आ जाएगा बाहर में, तो P डेल्टा V नहीं अंदर आ जाएगा, तो इक्वेशन बन नहीं जाएगी। ये कब होगा ऐसा, जब कांस्टेंट प्रेशर है। अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, फिर मैं बात बकवास कर रहा हूं, फिर मैं बकवास कर रहा हूं, क्या बकवास कर रहा हूं सुन लो, जान निकल जाती थर्मोडायनामिक्स पढ़ाते, इतनी देर में इक्विलिब्रियम चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया था। स्टार्टिंग में इसको टाइम लग जाता है। डेल्टा एच निकालना है, दैट इज H2 माइनस H1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। पहले फॉर्मूला ये होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P2 विल बी इक्वल टू P1, तो E2 माइनस E1
यहाँ से मान लो P लिख लिया, P1 बार कॉमन ले लिया, तो V2 माइनस V1 तो अल्टीमेटली क्या बन गया, P डेल्टा V नहीं बन गया, तो यहाँ पे डेल्टा E नहीं बन गया, ये क्या बन गया, डेल्टा H। ठीक है जी, बात क्लियर हुई है पाजी यस सर। कि नहीं हुई है? हो गई। कल क्यों करें, कल क्या है, ठीक है 1 मिनट, ठीक है जी, चल रहे हैं बस आगे। लेक्चर तो रिकॉर्ड हो जाए, थोड़ा सा मजा तो आए। अब ये देखो, अब ये देखो ठीक है, आगे चल ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू, अब यही रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितने प्रोसेस हो रहे हैं अपने आने वाले, अब मैं तुमको अब बोलूँ आग लगाओ, यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करनी है, पटाखा चलाओ, कुछ भी करो है ना, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, वो कहाँ हो रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दिस थिंग हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस, एंथैल्पी। ठीक है जी, ज़्यादातर ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहे हैं, अपने इर्द गिर्द जितने प्रोसेस हो रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, दिस हैज गॉट ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं हम क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये P डेल्टा B पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा E। ठीक है जी, ठीक है जी, कहता इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी नॉट एंथैल्पी, दिस इज व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है जी, ओके। और आपको पता हो, पढ़ा हुआ आपने इक्वेशन P B इक्वल टू nRT। अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ये डेल्टा V लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इसकी जगह मैं डेल्टा nRT लिख दूँ, डेल्टा nRT लिख दूँ। अब मैं बोलूँ कि टेम्परेचर क्या है जी, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, और तो इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nGRT। डेल्टा साइन किसके आ गया, सिर्फ n के आगे, R के आगे डेल्टा साइन नहीं है, T के आगे डेल्टा साइन नहीं है, समझ लग रही है। ये कब इक्वेशन होएगी, जब आपका ये P डेल्टा V कब ऐसे बनेंगे, ये हम बोलेंगे कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी क्या है जी, कांस्टेंट है, समझ लग गई है। तो यहाँ पे हमने ये आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेके चली ना, तो ये जो डेल्टा n है, ये है डेल्टा n नहीं है एक्चुअली, डेल्टा n G है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जैसे हम वहां पे करते थे इक्विलिब्रियम। समझ लग गई है। तो दिस इज डेल्टा nGRT। ठीक है जी, हो सकता है आपको इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी हो, तो आपको क्या बोले, निकाल दो भाई साहब, क्या डेल्टा H निकाल दो, निकाल दोगे E डेल्टा B करके। हो सकता है टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाना पड़े, दोनों फॉर्मूले लगे लगे नहीं लगे। और कब क्या हो जाएगा, डेल्टा H डेल्टा E के बराबर कब होएगा, एक सिचुएशन तो ये थी कि जब डेल्टा V क्या था, 0 था। दूसरी सिचुएशन क्या होएगी, जब डेल्टा nGB क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, ये पार्ट सारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस, जब इनको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड सिचुएशन ये हो गई। और आपको पता है अगर मैं कंप्रेस करूं, सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा चेंज होता है, मैं तुमको कंप्रेस करूं तुम्हारा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा चेंज होता है, सॉलिड्स और लिक्विड्स आर वेरी वेरी लेस, सॉलिड्स तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल टू वेरी स्लाइट एक्सटेंट। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में P डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी, 0।
तीन केस हैं, अगर आपकी रिएक्शन के अंदर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है तब भी डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के अंदर, ठीक है जी। इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, वाई, बिकॉज डेल्टा वी देयर विल बी नियरली इक्वल टू 0। समझ लग गई है? ये तीन केसेस हैं जब आपका डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा, जब सॉलिड लिक्विड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो और अगर गैसियस आ जाए तो गैस में भी क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। हाँ हाँ, क्या हो गया, क्यों आंसू का देख रही है, दिमाग का दही हो रहा है? हाँ जी, तो क्या हो रहा है? ओके, अब ये देखो, अब अगली चीज क्या आ गई है, हीट कैपेसिटी। क्या आ गया भाई साहब, हीट कैपेसिटी। बस ये लास्ट टॉपिक होगा आज हमारा, क्योंकि ये रिलेशन सारे एक जैसे हैं इसलिए मैंने एक स्ट्रेच में ही करवा दिए, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, amount of heat required to raise the temperature of whole piece to be हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री से। वो डिग्री कुछ भी हो सकती है, केल्विन भी हो सकती है, क्योंकि डिफरेंस 31 केल्विन में से 30 केल्विन माइनस कर दिया, आंसर क्या है, एक ही है ना। 31 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दिया, आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का ये बन के आ जाता है अपने सामने, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। और यहाँ पे ऐसा भी लिखा होगा क्यू बाय डी टी भी लिखा होगा, या क्यू बाय डेल्टा टी भी लिखा होगा। डेल्टा क्यू नहीं, डेल्टा क्यू एंड क्यू आर वन एंड द, कोई भी चीज डेल्टा क्यू नहीं होती, देयर इज नथिंग लाइक डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू ही क्या होता है, क्यू होता है, क्यू ही डेल्टा क्यू होता है। समझ लगी क्या बोल रहे हैं? देखो देखो, कोई सब्सटेंस है, चलो तुम ही हो, दिस नहीं शिवानी लेते इस बारी ठीक है जी। इसका टेम्परेचर T1 था, इसके अंदर मैंने हीट, इसको इसके कुर्सी के नीचे आग लगा दी, क्यों, ठीक है ठीक है, ऐसी जाएगी हीट, ठीक है जी। या मैं इसको गालियाँ निकाल रहा हूँ, गर्म हो रही है ना, तो इसकी नया टेम्परेचर हो गया T2। क्यू हीट देने से, क्यू गालियाँ देने से इसका टेम्परेचर T2 बन गया है। अब मेरे को पता है टोटल चेंज इन टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1। मेरे को देखना है इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, कितनी गाली देने से इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज कर गया था। मतलब T2 माइनस T1, T2 कब गया, जब क्यू हीट दी थी, इतनी गाली निकाली तब T2 हो गया था। मेरे को नोट करना है जब 1 डिग्री बढ़ जाएगी तो क्या है, मेरे को पता है डेल्टा टी जो चेंज हुआ है वो आया है क्यू से। 1 डिग्री चेंज कैसे आएगा, क्यू बाय, तभी ये फॉर्मूला ये है। समझ लग गई है? वहां पे ये मत कर देना भाई साहब कि हाँ भाई, सीधा ही उधर देख सकते हैं कि इतनी अमाउंट हीट दी तो उसका टेम्परेचर रोज बाय दिस, इतनी गालियां दी, इसका टेम्परेचर 32 डिग्री हो गया, पहले 30 था बाद में 32 हो गया, रोज टू 32 डिग्री, ठीक है ना। मतलब चेंज जितना है वो सीधा ही दिया हो सकता है, रोज बाय 5 डिग्री, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 5। 100 जूल हीट दी तो डेल्टा 5, मतलब जो डेल्टा टी है 5 है, 100 बाय 5 कर देना, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। मैं हीट कैपेसिटी बोल रहा हूँ। हीट कैपेसिटी क्या हुई, एक्सटेंसिव हुई कि इंटेंसिव हुई? एक्सटेंसिव हुई, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है जी, जितना अमाउंट बढ़ाओगे। अब लोहे की इतनी सी रॉड होए, उसको 1 डिग्री से राइज करना, उसको हीट कम देनी पड़ेगी। 200 किलो लोहा ले लो, उसको 1 डिग्री से राइज कराना हो तो हीट ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके लिए अब देखो भाई साहब, तो हम क्या बोलते हैं, इसकी जगह हमको एक बेटर चीज चाहिए विच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ
क्या बोलते हैं, और पाथ नहीं हो अमाउंट, तो वो चीज होती है, वो क्या होता है, वो क्या होती है स्पेसिफिक हीट, वो क्या होती है स्पेसिफिक हीट। ठीक है जी, समझ लग गई है। Yes, sir. स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे एम भी लिख देना है, तो ये यहाँ पे हीट कैपेसिटी लिखा होगा, यहाँ पे लिख देंगे एस, यहाँ पे क्या लिख देंगे स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला बिल्कुल क्यू बाई डेल्टा टी है। क्यू बाई डेल्टा टी को अगर मान लो कहते जी 100 ग्राम आयरन को मतलब गर्म करा, 50 कैलोरी हीट दी और उसका टेम्परेचर जो है 30 दे 40 हो गया 100 ग्राम आयरन को, तो इसकी हीट कैपेसिटी निकालो। हीट कैपेसिटी निकालनी हुई तो क्या हुआ, कितनी हीट दी थी 50 कैलोरी, 50 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 30 इज 10, 50 डिवाइडेड बाय 10 इज हीट कैपेसिटी। अगर मैं बोलूं स्पेसिफिक हीट आल्सो निकालो, तो स्पेसिफिक हीट कैसे निकलेगी, क्यू वो जो 50 बाय जो 10 किया था और डिवाइडेड बाय वेट से भी कर दो, क्योंकि वो होती है पर ग्राम, वो क्या होती है पर ग्राम, 100 ग्राम से भी डिवाइड करना पड़ेगा, जब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी तुम्हारी कैलोरी पर डिग्री पर ग्राम। यही हुआ, कैलोरी पर डिग्री किसके यूनिट हुए, हीट कैपेसिटी के, कैलोरी पर डिग्री पर ग्राम किसके यूनिट हुए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, अब स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, क्योंकि पर ग्राम हो गई। अब देखो इतनी सी रॉड है, उसको गर्म करने के लिए जितनी भी हीट लगी आयरन की, तो बड़ी सी रॉड ली, उसकी भी उसके लिए कुछ ज्यादा हीट लगी। बट अगर मैं बोलूं 1 ग्राम आयरन को हीट करने के लिए कितनी हीट लगेगी 1 डिग्री से, तो वो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे इतनी सी रॉड में से 1 ग्राम उखाड़ दूं, चाहे बड़ी रॉड में से 1 ग्राम उखाड़ लूं। दिमाग का दही करना हो, चाहे इतना करूं चाहे इतना करूं, जहां से शुरू होगा वहीं से हो गया ना। अब तुम्हारी हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट समझ लग गई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एस इंटू एम। ये किसका फॉर्मूला था, हीट कैपेसिटी का, ये है। ये एस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई डी, इसके नीचे एम भी आता है, तो अल्टीमेटली हीट कैपेसिटी क्या होगी, एस इंटू एम के बराबर ना होगी। यही हुआ, फॉर्मूले में इतना ही डिफरेंस था कि नहीं था, नहीं लगा पता, थे आए हम लगा कि नहीं, लग गया पता, नहीं लगा, फिर से लिखता हूँ फॉर्मूला, नहीं लगा, मेरे को पता है, क्योंकि तुम हो थे। ठीक है जी, सी क्यू बाय डेल्टा टी था, एस क्या था, क्यू बाय डेल्टा टी ये था। इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, एम एस किसके बराबर हो गया, क्यू बाय डेल्टा टी के बराबर नहीं हुआ। यस सर, तो ये 1 और 2 देख लो, सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आर एच एस बराबर नहीं हो गए, तो एम एस इज इक्वल टू सी नहीं हुआ, यस सर, हुआ क्या नहीं हुआ, ओके शुक्र है, हूं लग गया ना पता था त्यानो। ये बड़ी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें करा रहे हो, छोटी छोटी बातें हैं। क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी दी होगी और तुम लल्ले क्या निकाल रहे हो, फॉर्मूला क्या लगा रहे हो स्पेसिफिक हीट वाला, क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट दे रही होगी और तुम थत्थे क्या इस्तेमाल कर रहे होगे। थत्थे पता क्या होते हैं, यू नो व्हाट इज थत्था, थत्था इज तोतला, देयर कॉल्ड थत्था। तुम तोतली है नहीं है ना, तो फिर पूछ रहा है क्या, मैं दिल पे लगा रही। इज इट ओके, इतनी बात समझ लगी है। यस सर, अब ये देखो, एक होती है हीट कैपेसिटी पर मोल, हीट कैपेसिटी पर मोल, उसके यूनिट क्या होंगे, क्यू, कैलोरी पर डिग्री पर मोल, यही होगा। यस, हीट कैपेसिटी पर मोल लिखा हुआ था, कैलोरी पर डिग्री पर मोल ही हुआ। यस सर, ठीक है जी, अब ये इंटेंसिव है कि नहीं, इंटेंसिव है, इंटेंसिव, इट इज इंटेंसिव, पर मोल हो गया, पर हो गए, पर लग गए तो इंडिपेंडेंट हो गया। हीट कैपेसिटी पर मोल देख लेना है क्या लिया हो। अब देखो पहले तुमको निकालना सिखा लो हीट कैपेसिटी पर मोल निकलनी कैसे है।
ये मान लो तुम्हारी थी हीट कैपेसिटी, ये तुम्हारी थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल हुआ, एम लिख दिया, ठीक है जी। वो क्या होगा, एस इंटू मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बता दो, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? पर मोल ये था पर ग्राम, ये पर ग्राम होगा कि नहीं हो गया? मास से डिवाइड किया पर ग्राम हो गया। और मोल का वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, होता कि नहीं? होता है सर। मोल का वेट किसके बराबर होता है? मोल का वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। हम बोल रहे हैं पर मोल कैसे निकालेंगे? 1 ग्राम से इतना निकल रहा है, पर मोल से कितना निकलेगा उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? तो ये हुआ कि नहीं हुआ? ये इंटेंसिव है कि नहीं है? इंटेंसिव। क्लियर है जी? बात याद कर लेना, देख लेना ध्यान से क्या दिया हुआ था थियो फॉर्मूले में। हीट कैपेसिटी पर मोल दिया है, हीट कैपेसिटी अकेला वर्ड लिखा है, हो सकता है हीट कैपेसिटी लिखा हो और यूनिट क्या हो, कैलोरी पर डिग्री पर मोल। बेवकूफ़ी बनाना है तुमको, इंफॉर्मेशन देनी है छुपा के, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम बच्चे क्या करने होते हैं? फेल। और मिनिमम बच्चे क्या करने होते हैं? पास। ठीक है जी? अब ये लेक्चर खत्म होने वाला, देखो अब ये तुमको पता, दिस इज द फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी हम दो जगह पे पढ़ते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई साहब, गल क्लियर है जी? दो तरह की हीट कैपेसिटी हुई यार। प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होगा? या प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा या प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा होगा। अब देखो, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम डब्ल्यू क्या हो जाता है? 0। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू हो जाता है। ये क्यू क्या होता है? क्यू वी होता है, यही होता है। तो इस क्यू की जगह ये डेल्टा ई नहीं लिख सकते? तो ये हीट कैपेसिटी के अगर पैर में वी लिख दूं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या फॉर्मूला बन गया? डेल्टा ई बाय डेल्टा टी एट, ये क्या है? कांस्टेंट। यही करा होगा फॉर्मूला आज कि कल करा था, पता नहीं, जब भी करा होगा। तो सी वी इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। ये किसके लिए है? 1 मोल के लिए। ये पर मोल है ना, ये कैपिटल लिख दिया तो पर मोल हो गया, समझ लो। तो एन सी वी डेल्टा टी, अगर एन मोल्स हुए, इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है जी? अब आप इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो सीवी से, और टेम्परेचर चेंज पता हो निकाल सकते हो। कल एक फॉर्मूला था ना क्वेश्चन में, टेम्परेचर चेंज हो रहा था, वहां पे एनसीवी डेल्टा टी कर रहा था वो फर्स्ट का जो भी है ना। एक ये आपका फॉर्मूला हो गया एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है? एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है जी? आप निकाल सकते हो। टेम्परेचर चेंज पता हो, हीट कैपेसिटी पता हो, निकल आएगा डेल्टा ई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल आएगा, और निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। ओके। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अब ये भी तो आपने करा कि नहीं अभी? और ये करा कि नहीं अभी रीअरेंज करके? ये अभी करा नहीं रीअरेंज करके? ये फर्स्ट लॉ से आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया है। और हमने बोला कि ये वाला रिलेशन बना डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। करा कि नहीं करा? ठीक है जी? तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अब ये कांस्टेंट प्रेशर में अगर प्रोसेस हो रहा हो तो क्यू की वैल्यू क्या भर सकते हैं? डेल्टा एच बाय डेल्टा। तो सीपी क्या होगा? डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। समझ लग गई है? ये फॉर्मूला करा है। ठीक है जी? डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। इज इट ओके? ये 1 मोल के लिए, किसके लिए? 1 मोल के लिए। एन मोल्स हुए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एन से। बात क्लियर हो गई है? और रुक जाओ 2 मिनट, अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म रुक जाओ, लास्ट ही है। ओके, इंपॉर्टेंट एक बात बतानी है मेरे को।
क्या बोलना था, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। इंटरेस्टिंग है। ओ हाँ अभी भेज रहा हूँ मैडम, रुक जा 2 मिनट। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा सी पी बाई डेल्टा, मैंने भुला देता जी। मेरे को एक बात बतानी थी बड़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्या बात बतानी थी, ये लो यहाँ पे अंग्रेजी में तुमको बात बता रहा हूँ जो तुमको काम आएगी बहुत जगह पे। ये फॉर्मूला तुमने अभी अभी करा है, ये फॉर्मूला अभी भी करा है, ठीक है जी। अगर कोई गैस कन्फाइंड है, क्या है जी, मतलब किसी स्पेस में बंद है, चाहे बबल में बंद हो, हेलो, बबल में ही बंद हो, ठीक है जी। तो चाहे प्रोसेस आइसोथर्मल हो रहा हो, चाहे प्रोसेस आइसोबारिक हो रहा हो, चाहे प्रोसेस आइसोकोरिक हो रहा हो, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, एन सी बी डेल्टा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है जी, ये काम आएगी, ये बकवास नहीं करनी, समझ लग गई। अभी तुमको बताता हूँ, देखो देखो, कहता अब ये देखो, ये गैस गई यहाँ से इधर गई और यहाँ से इधर गई, ठीक है जी। अब मान लो जितना कोई डिफरेंट डिफरेंट रास्ते से गई, अब ये प्रोसेस, जस्ट अ मिनट, ओके, देखो ये फॉर्मूला जो है, अगर कोई भी गैस कन्फाइंड है, चाहे जिस मर्जी प्रोसेस के थ्रू जा रहा हो, अगर, क्योंकि ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही, ठीक है जी। और अगर टेम्परेचर चेंज क्या है, सेम है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे प्रोसेस आप आइसोबारिक कर रहे हो, चाहे प्रोसेस आप आइसोकोरिक कर रहे हो, चाहे प्रोसेस आप आइसोथर्मल कर रहे हो, सबके लिए डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है, सेम है। आइडियल गैस क्या होना चाहिए, आइडियल गैस, ठीक है जी। सीवी की वैल्यू आपने देखना मोनोटॉमिक के हिसाब से बननी है कि डायटोमिक के हिसाब से बननी है कि ट्राइटोमिक के हिसाब से बननी है, ठीक है जी, वो बात अलग है। अब ये देखो, ये प्रोसेस क्या है, देखो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ, ये पाथ 1 है, आई से एफ पे गया, आई से, अभी आइसोकोरिक है प्रोसेस के नहीं है, कहता हीट सप्लाई करी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो डेल्टा ई की फॉर्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा, डेल्टा ई इजिकल टू एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ से इधर गया, ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक, तब भी फॉर्मूला क्या है, ठीक है जी। ये प्रोसेस कौन सा है, एडिया या आइसोथर्मल है, ये कौन सा है, आइसोथर्मल। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर यहाँ पे पूरी कर्व के ऊपर टेम्परेचर क्या है, टी प्लस डेल्टा टी, समझ लग गई। तो डेल्टा ई का फॉर्मूला फिर से क्या है, ठीक है, कन्फाइंड इन अ स्पेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या है, एडिया बैट, ज़्यादा स्टीपर है ना, इसमें देखो प्रेशर भी चेंज हो रहा है और क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे था, ये टेम्परेचर इधर टी प्लस डेल्टा ही था, इधर आता तो चेंज हो जाएगा ना, समझ लगी। ये कर्व क्या है, एडियाबैटिक के लिए कोई भी प्रोसेस हुआ, फॉर्मूला उसका क्या रहना है, एन सी वी डेल्टा डेल्टा ई का। चलो थैंक यू।